Hello everyone. Good morning. Hello. Yes, ma'am. सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हम लोग कैसे प्रॉफिट स्क्रीनिंग करते हैं वो हम लोग ने देखा कैसे करना है। पीएनएल हम लोग का हो चुका था। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम लोग का जो होता है दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट द रेशियो. आफ्टर दैट लास्ट ईयर क्लोजिंग, करंट ईयर ओपनिंग, द सेकेंड स्टेप. Yes. थर्ड स्टेप है आपको सेल्स और परचेज इंक्रीज करना है. जो भी परसेंट से आप इंक्रीज करो, मिनिमम 10% इंक्रीज होता ही है. बट क्वेश्चन में बोला था 20%, तो क्वेश्चन इज प्रिफरेबल. सो हम लोग को 20% इंक्रीज किया था हम लोग ने कल वाले सम में. और आप जो भी इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे आप कमेंट पास कर सकते हो, लाइक जो जो आपने बताया था. ठीक है, या फिर आप एडजस्टमेंट करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, लाइक नोट्स वगैरह लिख के 1 2 3 4 5 करके अपने हिसाब से आपने जो जो चेंजेस किया है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो. फिर हम लोग ने क्या किया, जैसे ही परचेज और सेल्स इंक्रीज किया, आफ्टर दैट नॉर्मली और कोई एक्सपेंसेस होता नहीं है, बट यहाँ पे कैरेज इनवर्ड भी है. सो कैरेज इनवर्ड जो लिंक होता है वो परचेज के साथ होता है, एंड कैरेज आउटवर्ड जो लिंक है दैट इज योर लिंक विद योर सेल्स. सो यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर आपने परचेज, इफ यू आर इंक्रीजिंग योर परचेज विद द 10% और 20%, सेम परसेंट विल बी इंक्रीज बाय योर कैरेज इनवर्ड ऑल्सो. जैसे इन दिस सम वी हैव इंक्रीज आवर परचेज दैट इज 20%. सो सेम हम लोग ने कैरेज इनवर्ड भी 20% से इंक्रीज किया है. ठीक है. सो आफ्टर दैट जस्ट टेक अ टोटल ऑफ अ डेबिट साइड. हाँ, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, हम लोग ने जैसे सेल्स 20% इंक्रीज किया, ये वाला सेल्स का जो अमाउंट है मैंने 20% इंक्रीज किया मेरे करंट ईयर में, तो मुझे सेल्स का अमाउंट तो मिल गया. मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो या मेरा नेट प्रॉफिट हो, इट्स डिपेंड अपॉन माय सेल्स. तो जब आपको अगर सेल्स का अमाउंट पता चल जाता है, वैसे ही आप जस्ट कैलकुलेट कर लो अपना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तुरंत ही, बिकॉज परसेंटेज तो आपको पता ही है, वो हम लोग ने फर्स्ट स्टेप पे ही हम लोग निकाल लेते रेशो कितना है. तो एक बार आपको सेल्स का अमाउंट पता चला तो सेल्स से आप क्या करोगे, आपने जो रेशो कैलकुलेट किया है वो रेशो से मल्टीप्लाई करोगे. जैसे कि हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो है, दिस वन 51.48. तो मैंने क्या किया, सेल्स का अमाउंट इससे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कर दिया था. सो मेरे को करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रेशो जो है वो सेम है. अमाउंट सेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं रेशो सेम की बात कर रही हूँ. दैट मीन्स मैंने लास्ट ईयर भी 51.48% ही ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था, एंड मैं करंट ईयर भी 51.48 ही ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करूंगी. या फिर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो लास्ट ईयर मैंने दिस वॉज 3,94,714 जो है वो क्या है, वो 21% ही है. और ये मेरा करंट ईयर का जो मैंने कैलकुलेट किया है वो भी मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 21% ही कैलकुलेट किया है. कैसे, मेरा सेल्स का अमाउंट जो रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय 21%, तो यू विल गेट दिस अमाउंट. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना था, जैसे आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रेशो कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आप लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग वो कर लो, परचेज और सेल्स इंक्रीमेंट कर लो, 10% आपको जो इंक्रीमेंट करना है वो आप इंक्रीज कर लो. यहाँ पे कैरेज इनवर्ड वगैरह रहेगा तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर परचेज अमाउंट. आफ्टर दैट जैसे ये सब हो जाता है, आप ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, बिकॉज रेशो तो मुझे पता होता ही है. वो सब होने के बाद आप कैलकुलेट कर लो. ठीक है. सो नॉर्मली वी गेट एज अ बैलेंसिंग फिगर एज अ क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट. नॉर्मली हम लोग को क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. लेकिन ये सब में क्या होगा, प्रॉफिट स्क्रीनिंग के टाइम पे नॉर्मल है, आपको डेबिट साइड का टोटल लेना है. ये टोटल आया, ये टोटल आपको यहाँ पे लेके जाना है, दिस वन. एंड आपके सेल्स अमाउंट से आपको माइनस करना है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट. बिकॉज नॉर्मली इन अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड वी राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड. एंड हम लोग जो डेबिट का अमाउंट है वो सब माइनस करते हैं, तो मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है दैट इज 11,443,480. मुझे शायद बैलेंसिंग में आ जाता, समझ में आया. बट यहाँ पे क्या होगा, आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक को ही लेना है. और अगर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर ये सम अगर आपका
फुल फ्लेज सम है। फुल फ्लेज सम मतलब कभी कभी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही दिया रहेगा, दैट्स इट। बट कभी कभी बैलेंस शीट भी दे सकते हैं। सो अगर आपको बैलेंस शीट भी करना है प्रॉफिट स्क्रीनिंग, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सबका सेकेंड इफेक्ट भी जाता है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में भी जाएगा। तो वो हम लोग ने कल देखा था, हम लोग ने यहाँ पे लिया था और इजिकल टू करके ही लिया था, ऑटोमेटिक वहां से यहाँ पे अमाउंट आ गया। मतलब अगर कुछ भी चेंजेस हुआ ऊपर वाले अमाउंट में तो ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है। जैसे कि सेल्स बढ़ रहा है, परचेस कम हो रहा है, या जो भी अमाउंट आप कर रहे हो चेंजेस, वो ऑटोमेटिक आपका क्लोजिंग स्टॉक में फर्क दिखेगा आपको, क्योंकि वो वहां से हम लोग अमाउंट लेके आए हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. ओके, आफ्टर दैट ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 11,43,480, ये आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लाना है। सो भी इज इक्वल टू करके ही लेके आना आप। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड का हम लोग को टोटल लेना है, डेबिट साइड पे नहीं लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ क्रेडिट साइड का टोटल लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग ने नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट किया हुआ है, अब डेबिट साइड का भी टोटल ले लो। मतलब आप इतना फिक्स करो कि आपको क्रेडिट साइड का भी टोटल लेना है और आपको डेबिट साइड का भी टोटल लेना है, सम करके आप टोटल ले सकते हैं। समझ में आया? आपका अमाउंट तुरंत मैच नहीं होगा, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस को हम लोग को कम करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, वो हम लोग को बाद में पता चलता है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, यही स्टेप होगा, आपको दोनों सम करके टोटल ले लेना है। उसके बाद एक रफ वर्क भी करना है आपको यहाँ अलग से साइड में। आप एक रफ वर्क करोगे। रफ वर्क मतलब क्या, कि आपका क्रेडिट का टोटल, योर क्रेडिट बैलेंस टोटल एंड योर डेबिट बैलेंस टोटल, इसका डिफरेंस कितना है। सो ये डिफरेंस अमाउंट आपको वहां से पता चले। सो दिस इज योर डिफरेंस अमाउंट वॉज हियर ओनली, दिस वॉज अ डिफरेंस अमाउंट ओवर हियर। बट अभी फिलहाल उसको हम लोगों ने नलीफाई कर दिया है, सो वो नहीं आ रहा है। समझ में आया? सो उसके बाद हम लोग को नेट प्रॉफिट तो मिल चुका है, ये सब हम लोग ने चेंजेस किया। हम लोग ने फिर वो भी देखा था कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन अल्टर विथ योर इंटरनल एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट अल्टर विथ योर एक्सटर्नल एक्सपेंसेस। जो तुम्हारे हाथ में है खर्चा वो आप चेंजेस कर सकते हो। फिर आपने खर्चा नहीं भी किया रहेगा तो अगर तुम्हारे हाथ में है खर्चा तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ट्रैवलिंग, आप किधर नहीं भी गए हो तो भी आप बता सकते हो, हाँ ऑडिट करने के लिए मुझे जाना पड़ा बाहर, तो खर्चा हुआ, तो आप बता सकते हो, कोई पूछेगा नहीं। कोई वहाँ पे वो आपको बस का टिकट, रेलवे का टिकट, वो सब कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब ठीक है हुआ रहेगा आपको। मतलब अचानक से आप ज्यादा अमाउंट ले लोगे, 1-2 लाख रुपए ट्रैवलिंग में ले लोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट करने जाओगे तो 1-2 लाख रुपए तो नहीं लग रहा है। तो डिपेंड्स क्या है, नहीं तो स्क्रूटिनी में आ जाओगे आप। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग Yes. ने जो भी एक्सपेंसेस वगैरह कर लिया। हाँ, फिर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कैरेज आउटवर्ड का। सेल्स को 20% इंक्रीज किया है, कैरेज आउटवर्ड को भी आपको 20% इंक्रीज करना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है, इंश्योरेंस का है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, लीगल एक्सपेंसेस है, ये सब क्या आउटसाइडर्स है, एक्सटर्नल है, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आपको ये जो नेट प्रॉफिट आया रहेगा, ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली नेट प्रॉफिट वी टेक इनटू द कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग रहेगा तो कैपिटल में से लेस होता है। हम लोग ने ये भी इधर भी देखा था ना, प्रॉफिट ये यहाँ पे ऑनलाइन फाइनलाइजेशन में ड्राइंग था, पता है, LIC। फिर हम लोग ने वो लेस किया कैपिटल अकाउंट से, टैली में ऑनलाइन फाइनलाइजेशन में। Yes. हाँ, सो वहां पे क्या हुआ था, हम लोग ने ड्राइंग लेस करते हैं कैपिटल अकाउंट से और नेट प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करते हैं। तो देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, 44,73,656। तो इसको लेके जाने का उधर, यहाँ पे आप देखो हम लोग बैलेंस शीट में है अभी। बैलेंस शीट का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट है, उसको अंडरलाइन करके लोगों ने बोला है कि एज पर लास्ट ईयर बैलेंस शीट, आपको यहाँ पे बताया है कि लास्ट ईयर आपका 2 लाख रुपीज था। उसके बाद आपने प्रॉफिट अर्न किया 3,94,000, तो टोटल आया। फिर ड्राइंग भी लिया था 1,20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस हमको लेना। लास्ट ईयर हमारे पास कितना बैलेंस था, सो क्या करोगे आप, लास्ट ईयर ये क्लोजिंग था ना, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग इट विल कंसिडर एज अ करंट ईयर ओपनिंग, सो इसको यहाँ के यहाँ पे लेने का है। समझ में आया? मतलब एज पर लास्ट बैलेंस शीट, मतलब मेरा लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से मेरा वहां पे क्लोजिंग बैलेंस कितना था। सो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वॉज 4,74,714। इट वॉज माई क्लोजिंग बैलेंस। सो करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा ना ये। सो 4,74,714 मेरा करंट ईयर का बैलेंस हो गया। उसमें मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट आप कहाँ से लाओगे, आपको ऊपर से लेके आना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू कर लो। आप देख भी सकते हो बाजू वाले ईयर में क्या किया, 3,94,714 लिया है।
आप ऊपर देखो, ये देखो 3,94,714 दिख रहा है। अभी हम लोग को ये लेना है, ये हम लोग का करंट ईयर का है, एंटर करना है। ये कहाँ से आया, इधर मैं लिख देती हूँ। लोग स्टेप लिख रहे हो? एवरीवन? Yes, ma'am. निधि, मयूर, हाँ मैम, सब लिख रहे हो ना? लिख रही हूँ। हाँ। नहीं, आपका आवाज आया ही नहीं आज, मैंने बोला क्या हुआ। नहीं मैम, सुन रही हूँ। ठीक है। सो ये हम लोग ने बैलेंस लिया 4,74,000 यहाँ से, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। फिर ये मेरा जो है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट। आपको करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड करना है वहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, इसका टोटल ले लो। यहाँ पे टोटल कैसे आएगा, इक्वल टू ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, एंटर। तो आपको 9,48,000 आया। कैसे आया ये वाला अमाउंट, ये दोनों का टोटल। मेरा लास्ट ईयर बैलेंस का कितना था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है करंट ईयर में, वो आपने पीएनएल से लाया, करंट ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए तो यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि मेरा टोटल कितना आया करके, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट इज ड्राइंग। आपको क्या लगता है ड्राइंग मतलब क्या, एम्प्लॉयर का मतलब जो बिजनेस है, Personal expense. हाँ, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वो उसके हाथ में, पर्सनल कितना इंक्रीज करना है कितना डिक्रीज करना है वो उनके हाथ में। समझ में आ रहा है? सो हाँ हम मैम। लोग Yes. assume करते हैं कि लास्ट ईयर हम लोग का ड्राइंग 1,20,000 था, तो करंट ईयर में कुछ बड़ा क्या, क्योंकि अभी मार्केट में सिचुएशन इस तरह से चल रहा है कि लाइक ड्राइंग तो बहुत होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस ज्यादा ही हो रहा है आजकल, तो इनकम कम हो रहा है। तो आपको अगर Mm. टैक्स, अभी टोटल मेरा देखो इतना हो गया 948 हो गया कैपिटल में बैलेंस, अभी उसमें से मैं ड्राइंग अमाउंट माइनस कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। मैं बोलती हूँ 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ एज अ ड्राइंग में। नॉर्मली लोगों को टैक्स कम पे करना होता है ना, तो लोग यही करते हैं, ड्राइंग में ट्रांसफर कर देते हैं अपना प्रॉफिट में से बैलेंस। अच्छा. तो कम प्रॉफिट दिखेगा ना, एक्सपेंसेस बढ़ गया, आप डायरेक्टली ऊपर का एक्सपेंसेस इंक्रीज करो या फिर आप ड्राइंग का बैलेंस इंक्रीज करो, बात एक ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको माइनस करना है, इज इक्वल टू दिस वन अमाउंट माइनस दिस 2,50,000। सो क्या आया, आना चाहिए ना। ये शायद ऊपर कैलकुलेशन किया है इसके लिए, मुझे नहीं पता, नॉर्मली आता है आंसर इसका, सब लेके भी क्या करेंगे। ठीक है, आप अभी नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो हो रहा है मैम 698370। वो मैं ले लेती हूँ, नॉर्मल रियल में होगा, हाँ 6,00,000 98,370। 730 मैम 370। 370। ठीक है। तो 6,98,370 मेरा वो फाइनल आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद टर्म्स लोन फ्रॉम यूबीआई, वो लोग का कोई बैंक होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो नॉर्मल चल रहा है अभी बैंक, वही है ये, टर्म्स लोन है। तो लोन का अमाउंट यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास अभी तक कुछ भी डेटा है नहीं, तो एज गुड एज जो रहेगा वही अमाउंट रहेगा। समझ में आया? हाँ। लोन फ्रॉम कोटक फाइनेंस, ये भी कुछ करना नहीं है, आउटसाइडर्स है, इतना लगेगा, इतना देना ही पड़ेगा। मतलब लास्ट ईयर मैं बोल रही थी कि मुझे इतना पे ऑफ करना है, और मैंने अगर करंट ऑफ में रीपेमेंट नहीं किया होगा तो मुझे इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका प्रूफ नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास। अगर पे ऑफ किया होगा, अगर कोई बोल रहा है तो पे ऑफ किया है बोला है तो कम करने का इसको,
लेकिन इसका इफेक्ट आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपने इसका पे ऑफ किया है तो या तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा या तो कैश कम होगा, आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि किसी से पैसा आ रहा है या किसी को आप पैसा दे रहे हो, फर्क पड़ता है ना। किसी को पैसा दिया मतलब एक साइड लाइबिलिटी कम होगी पैसा दे दिया करके, और दूसरी साइड पैसा भी तो कम होगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आप चाहो तो ये आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से क्रेडिटर का मतलब क्या है, दैट इज 82,802 रुपीज आई हैव टू पे, बिकॉज मैंने परचेस किया होगा तो आई हैव टू पे फॉर दिस। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने पे किया है क्या वो आपको चेक करना है, लेकिन मैंने पे तो नहीं किया, लेकिन ये क्रेडिटर मेरा लिंक किसके साथ है, परचेस के साथ लिंक है। इफ यू आर इंक्रीजिंग योर परचेजेस यू कैन इंक्रीज योर क्रेडिटर ऑल्सो। आप इंक्रीज करना चाहो तो आप इंक्रीज कर सकते हो अपना क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि आपने परचेस 20% इंक्रीज किया है। इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर वहां पे आपने कैश से नहीं किया होगा तो क्रेडिट से ही किया होगा, तो क्रेडिट से किया होगा तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको कैश कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चाहिए तो हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, जो अमाउंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं 120% इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 20% परचेस किया है और वो भी क्रेडिट पे परचेस किया है। समझ में आ रहा है? या तो आप बोल सकते हो कि मैंने कैश से किया है और जैसा है वैसे ही रख दो आप, सेम एज इट इज। समझ में आ रहा है? मैं एक बार वापस बताना जरा, एक्सप्लेन करना। मैं बोल रही हूँ कि क्रेडिटर जो है और ये जो डेटर है, डेटर और क्रेडिटर जो है वो आपके लिंक है सेल्स और परचेस के साथ। अगर आप सेल्स कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, अगर क्रेडिट पे कर रहे हो मतलब आपका क्रेडिटर और डेटर बढ़ेगा। अगर क्रेडिट पे बेचा रहेगा या खरीदा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने कैश सेल्स किया है या कैश परचेस किया है तो कैश कम करना पड़ेगा आपको या बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा वैसा। बट अभी कैश हमारे पास उतना अवेलेबल भी नहीं है कि मैंने परचेस बढ़ाऊँ या कम करूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या अज्यूम किया कि मैंने परचेस 20% इंक्रीज किया है ना करंट ईयर में, तो मैं अज्यूम ये करूंगी हम लोग ने पेमेंट नहीं किया है, तो क्रेडिटर भी आप चाहिए तो 20% बढ़ा सकते हो, 10% भी बढ़ा सकते हो। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपने 10% बढ़ाया मतलब 10% कैश पेमेंट दिया होगा। समझ में आ रहा है? मतलब हाँ, क्रेडिटर और डेटर कभी इंक्रीज करने का जब भी आपने सेल्स परचेस इंक्रीज किया होगा, तो इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे लिख के आने का कि परचेज ऑन क्रेडिट करके है कमेंट में। क्रेडिट। सो आपने 20% इंक्रीज कर दिया। 20% कहाँ से मालूम पड़ा? क्योंकि मैंने परचेज भी 20% इंक्रीज किया। समझ में हाँ, आया? आप चाहिए तो सेल्स का डेटर का भी वैसे ही कर सकते हैं, बट हम लोग पहले लाइबिलिटी सेट क्लियर कर रहे हैं तो हम लोग इधर देखते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने पे ऑफ किया है, रेंट की बात करें तो मेरा एवरी ईयर, आपको पता है हम लोग का ऑनलाइन फाइनलाइजेशन में क्या हुआ था रेंट के लिए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर अगर आप मार्च की अगर बात करोगे तो मार्च में मैं पेमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का पॉलिसी क्या है, एवरी ईयर ऑफ सेकेंड को हम लोग पेमेंट करते हैं। तो जैन का फेब में जाएगा, फेब का मार्च में जाएगा, लेकिन सेकेंड मतलब मार्च मंथ का पेमेंट आप कब करोगे, 2 अप्रैल को करोगे, लेकिन 2 अप्रैल में तो आपका Yes. नेक्स्ट ईयर चालू हो जाता है। तो उसके पहले आपको बुक एंट्री पास करना पड़ता है, दैट इज रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 3000 रुपीज Outstanding. मार्च मंथ का। ठीक है? सो आपने हम लोग अज्यूम करेंगे कि आपने करंट ईयर में पे ऑफ कर दिया होगा, जैसे अप्रैल मंथ आया होगा तो आपने 2 अप्रैल को पेमेंट कर दिया होगा मार्च का, तो वो पेमेंट हो गया। लेकिन यही पॉलिसी आपको करंट ईयर के मार्च में भी तो आएगी ना प्रॉब्लम, करंट ईयर के मार्च में भी तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि करंट ईयर मार्च में क्या होगा, मार्च का पैसा वापस से आप अप्रैल में देने वाले हो। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये 3000 तो आउटस्टैंडिंग रहने वाला ही है, तो उसको सेम एडजस्ट रख देने का। ये सेम क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये 3000 जो है लास्ट ईयर का, वो लास्ट ईयर को मैंने मार्च में पेमेंट नहीं किया था, बट ये 3000 का पेमेंट मैंने करंट ईयर में पेमेंट कर दिया। ठीक है, वो क्लियर हो गया। तो नॉर्मली मैं एंट्री क्या पास करती हूँ, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट पास करती हूँ 3000 इन मार्च मंथ। बट अगर मैंने अप्रैल में उसको पेमेंट कर दिया है तो एंट्री क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश या बैंक अकाउंट। नॉर्मली ये एंट्री पास करते हैं। बट अभी क्या करेंगे, हमारे करंट ईयर में वापस मार्च मंथ आएगा, क्योंकि हम लोग का डेट तो 2 तारीख है ना, मतलब वापस प्रॉब्लम तो यही आने वाला है कि मार्च मंथ का पेमेंट आपको नेक्स्ट अप्रैल में ही करना है। तो आपको लास्ट एवरी ईयर के लास्ट मंथ में आपको आउटस्टैंडिंग बताना पड़ेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग का रेंट का अमाउंट सेम ही रहेगा और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस का भी अमाउंट सेम रहेगा, क्योंकि ऑडिट करने अगर आपके इधर आ रहा है एवरी ईयर वही पर्सन आता है आपके इधर ऑडिट करने के लिए,
और चार्जेस उतना ही लेता है। सो एवरी ईयर यही इशू होगा। ऑडिट अगर वो मार्च में करके जा रहा है तो आप पेमेंट अप्रैल में करने वाले हो, तो ड्यू तो मार्च में ही हो जाता है ना, मतलब आउटस्टैंडिंग है वैसा। तो एवरी ईयर जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग रहेगा नॉर्मली अमाउंट सेम ही आएगा, लॉजिक यही है एवरी ईयर का। ये अमाउंट जो था, ये दो अमाउंट जो दिख रहे हैं आपको, ये दो अमाउंट वो लास्ट ईयर के थे, बट ये दोनों अमाउंट मैंने करंट ईयर में पे ऑफ कर दिया होगा, और ये दोनों जो है वो करंट ईयर का ही है फिर से। समझ में आ रहा है? मतलब जो साल का Yes. रहता है वही साल में हम लोग आउटस्टैंडिंग उसको रखते हैं, तो वो अमाउंट सेम आएगा। अभी जस्ट टेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, यहाँ पे हम लोग को टोटल लेना है, दैट इज सम अमाउंट, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से आप सब ले लो, सब नहीं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक का तो ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है ना। 6,98,000 तो आपने कैलकुलेट किया ही था, बताया मुझे माइनस करने के बाद, तो यहाँ तक ही आपको करना है। तो आपको आंसर कितना आया? 5,38,362। कैसे 5,38,000 रॉन्ग हुआ था? क्योंकि 6,98,000 तो पहले ही है। कैसे करना आप लोग जरा एक बार, इज इक्वल टू दिस अमाउंट प्लस ऐड कर लो। 12,36 आ रहा है कोई ज्यादा ही आएगा मैम। एक्चुअली। कितना? 12,36 आ रहा है मैम। ओके, फिर प्लस 698,370, हाँ इतना आया। हाँ अच्छा, वो वैसे दिया क्या कैलकुलेशन, है? हाँ तो मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था बिकॉज यहाँ पे भी चेंजेस किया है ना अपन ने, यहाँ पे भी। मतलब अगर पूरा एक साथ टोटल करना होता ना तो वो टोटल कर देता, लेकिन बीच में आपने अलग से कैलकुलेशन किया है, फिर अलग से कैलकुलेशन कर रहे हो, इसके लिए वो थोड़ा सा एरर दे रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल को कहाँ लेके जाने का, डेबिट साइड के टोटल में, अरे सॉरी, लाइबिलिटी का टोटल एसेट साइड में जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों टैली होना चाहिए ना, मुझे मालूम है दोनों टैली होना चाहिए। हाँ तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग वैल्यू कितना था लास्ट ईयर? 99,000 था, और हम लोग ने डेप्रिसिएशन बढ़ाया है उतना ही रखा है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखो डेप्रिसिएशन हमने सेम रखा है, क्यों सेम रखा है, क्या लॉजिक है वो पढ़ना पड़ेगा उधर, एज पर एसएलएम मेथड। तो एसएलएम मेथड में हम लोग ने सेम रखा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 99,000 मेरा वैल्यू आया, उसमें से एसएलएम मेथड मतलब 1,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 98,000। कैसे आया? 99,000 तो ओपनिंग था ही, करंट ईयर मैंने ऊपर अभी बताया आपको पीएनएल में कि 1,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, 99 माइनस 1,000, 98 आया। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर का मैंने 500 माइनस किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49,000 आ जाएगा, क्योंकि 49,500 ऑलरेडी दिया हुआ है, 500 आप माइनस करो, दैट इज 49,000 आ जाएगा आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को कुछ हाथ लगाने का नहीं, इन्वेस्टमेंट उतना ही है। अगर आपने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट और किया है तो आप वो बता सकते हो, नहीं तो बताने का नहीं। जैसे मैंने आपको क्रेडिटर के टाइम पे बताया था, आपने 20% इंक्रीज कर दिया, आप डेटर भी चाहिए तो इंक्रीज कर सकते हो। डेटर मेरा ओपनिंग 2,04,230 रुपीज़ है, इसमें मैं 120% इंक्रीज कर रही हूँ, दैट इज 20% इंक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स को 20% से इंक्रीज किया है, तो आपको ये वैल्यू भी इंक्रीज करना है। समझ में आया? स्टाफ को एडवांस जरूरी नहीं है दिया है, मतलब मैंने जिसको एडवांस दिया हुआ है अभी तक पेमेंट आया नहीं है मुझे, तो एज गुड एज उतना ही मुझे रिसीवेबल है। ठीक है, तो स्टाफ एडवांस को हाथ लगाने का नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने स्टाफ को एडवांस दिया हुआ है, वो अभी तक रिकवरी हुआ नहीं है, स्टाफ का पैसा रिकवरी हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उसको हाथ नहीं लगाने का। उसके बाद नेक्स्ट, कैश इन हैंड को इग्नोर करो, कैश एट बैंक। नॉर्मली कैश एट बैंक का जो वैल्यू होगा वो आपको पता होगा,
कि आपके बैंक के हिसाब से वैल्यू कितना अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो आपको एज पर बैंक स्टेटमेंट पता चलेगा ना, एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको पता चलेगा। बट अभी मेरे पास तो कोई बैंक स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो अभी नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो हम लोग कैश में लेते हैं, बट यहाँ पे आपके पास बैंक भी अवेलेबल है। सो मैं बोल रही हूँ मैंने बैंक, अभी ऐसा तो होगा नहीं आपने बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन किए नहीं होंगे अभी, लेकिन आपको वापस जाके चेक करना पड़ेगा ऊपर। जैसे कि अभी मैंने सेल्स का पेमेंट किया ही नहीं है तो मैंने डेटर को इंक्रीज कर दिया, फिर बाकी आपने एक्सपेंसेस का तो पेमेंट किया होगा ना, तो वो सब एक्सपेंसेस का पेमेंट आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपने कैश से पेमेंट किया है करके, क्योंकि मैं बैंक का बैलेंस सेम रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। क्या हो रहा है इधर, समझ में आया आपको? बैंक का स्टेटमेंट ये एज पर आपको क्लोजिंग बैंक के हिसाब से पता चलेगा कि आपका क्लोजिंग कितना बैलेंस अवेलेबल है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मैं इसको इंक्रीमेंट कुछ भी इंक्रीज नहीं कर रही, मैं इंक्रीज कभी करती जब मैं अज्यूम करती कि सेल से मेरे को 20% कैश आ गया है। या तो आप डेटर को इंक्रीज करो 20% से, अज्यूम करो कि रिसीवेबल है, या तो आप रिसीव कर लो आपके बैंक अकाउंट में, जैसा आपको ठीक लगे। समझ में आ रहा है? Yes. अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी बैलेंसिंग फिगर देखेंगे। बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैश को देते हैं। यहाँ पे कैश मेरे हाथ में उतना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो अभी आप क्या करोगे, आपका जो ये वाला टोटल है दैट इज 12,36,732 में से ये जो भी अमाउंट दिख रहा है आपको वो सब आपको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू सम, हम लोग पहले टोटल ले लेते हैं, या फिर एक काम करो आप ये ले लो डायरेक्टली, इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट माइनस ओपन ब्रैकेट, सम लेना है ना मुझे। ये नॉर्मल आप जो कैलसी यूज करते हो वैसे ही है, कुछ ज्यादा है ही नहीं है। क्लोज ब्रैकेट उसमें से देखो अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये I65 क्या है, I65 आपका ये लाइबिलिटी का टोटल या एसेट का टोटल आप बोल सकते हो। दैट इज योर लाइबिलिटी का टोटल, इतना आना चाहिए क्योंकि टैली होता है लाइबिलिटी और एसेट। तो दिस इज I65 इज योर लाइबिलिटी का टोटल। लाइबिलिटी के टोटल में से मुझे सम करके माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये जो भी अमाउंट मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेटा, स्टाफ एडवांसेस, ये सब आपको माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे एक और लास्ट चीज है ना, कैश एट बैंक, तो आपको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, वो भी आपको माइनस करना है। समझ में आया? तो आपको देखो बैलेंस आया 1,40,000 दिख रहा है, समझ में आया? ये बैलेंसिंग फिगर आया है। कैसे निकाला है बैलेंसिंग फिगर? लाइबिलिटी साइड टोटल, लाइबिलिटी साइड का टोटल, लाइबिलिटी का और एसेट इसके बाद ये सब अमाउंट माइनस करना है, 98, 49, 1,80,000, 246, 245 और 55। और लास्ट में अगर आप देखोगे ना मेरा कैलकुलेशन, तो मैंने इतना सबका टोटल लेने के बाद I63 और माइनस किया है, दैट इज ये वाला अमाउंट। या तो आप इसको कर सकते हो एक साथ टोटल लेने के लिए आप, तो या फिर इसको स्विच कर सकते हो, नीचे ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हो अगर ऐसा नहीं करना है तो, बिकॉज एक साथ टोटल नहीं आ पा रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग फिगर बीच में चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग ने नहीं मैम, लास्ट में नहीं समझा। नहीं ये टोटल मैम नहीं समझ रहा है। आपने ये लाइबिलिटी साइड का टोटल लिया, बाद में एसेट्स का कहाँ पे लिया टोटल? एसेट्स का कौन सा अमाउंट लिया? अभी हाँ, अभी क्या कर रहा है मैं बता देती हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी का टोटल यही है, ठीक है, माइनस माइनस क्या करना है, मुझे जो भी एसेट साइड के अमाउंट है वो सब माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, ओपन ब्रैकेट, सम का फॉर्मूला लगाओ। अभी एक एक अमाउंट तो माइनस नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के बोल रही हूँ कि अब एक साथ सबका टोटल लेके इतना माइनस कर दो।
तो सम का टोटल लेने के आपको फिर से ओपन ब्रैकेट करना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको सब अमाउंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करने का। जब ब्रैकेट क्लोज करोगे तो एक वाला ब्रैकेट नहीं, आपको 2 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट क्यों? क्योंकि एक तो टोटल का ब्रैकेट और एक आपने जो उसका एक सिलेक्ट किया है वो वाला टोटल। ठीक है, जैसे एंटर करोगे आपको बैलेंस आएगा, यहाँ पे नील आएगा। क्यों ऐसा? यहाँ पे मैंने चेंजेस किया ना, चेंजेस ये रह गया होगा। 2 मिनट आपको पहले वाला ही समझो। आपको टोटल फिर से बताना पड़ेगा मुझे। ये वाला अमाउंट माइनस सम करके आपको ओपन ब्रैकेट करना है। हाँ कर सकते हैं, ये सब का टोटल ये ले बस। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दिख रहा होगा उसको। 2 मिनट जैसा था वैसे ही करना पड़ेगा, चेंजेस हो गया लफड़ा। सो नॉर्मल कैलकुलेशन करो, इज इक्वल टू करके ये वाला टोटल माइनस आपको सम लेना है किसका, इस सब का ऊपर का जो भी अमाउंट है सबका टोटल लेना है। लेकिन ये वाले टोटल में मेरा किधर भी बैंक बैलेंस का टोटल नहीं है, तो आपको बैंक बैलेंस का टोटल नीचे दिखेगा, जहां से आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके नीचे आपको बैंक बैलेंस दिखेगा 2,22,000 वाला अमाउंट। तो वो आपको भी माइनस करना है, तो अब वो अलग से आप माइनस करना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आ रहा है? पहले आप I65 दैट इज योर लायबिलिटी का टोटल वो ले लो, उसमें से डेबिट साइड मतलब आइसेट साइड का जो अमाउंट है वो माइनस कर लो। जो अमाउंट बचेगा उसमें से ये लास्ट वाला अमाउंट माइनस करना, दैट इज योर बैंक बैलेंस, क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन पर्पस में है ही नहीं। वो जो हमने सिलेक्ट किया है ना सम वाले टोटल में, ये वाला नहीं है, वो अलग से माइनस करना पड़ेगा। अरे यार देखो माइनस में आ रहा है आंसर। लायबिलिटी साइड का टोटल लेने के बाद एसेट साइड पे लिखना है, और एसेट साइड में जब आपने लिखा होगा तो आपको ऊपर जितने भी अमाउंट है, जो जो आपका एसेट का अमाउंट है वो सब आपको माइनस करना है। तो कैश का आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा अराउंड 1,40,000 समथिंग आ रहा है। जैसे कि आप क्या करोगे, कैलसी पे 12,36,732 कैलसी पे लो और ये सब अमाउंट माइनस करो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेरा कैश का बैलेंसिंग फिगर जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट स्क्रीनिंग हम लोग का खत्म होता है। समझ में आ रहा है?